नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस। क्या पढ़ने वाले? सॉरी, सिविक्स पढ़ने वाले, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस और राजनीति शास्त्र भी बोलते हैं, यानी सिविक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी नागरिक शास्त्र यानी राजनीति शास्त्र, यानी पॉलिटिकल साइंस इसका सही वर्ड होता है, ठीक ना। हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने जा रहे हैं, यानी अर्थात सिविक्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई करते होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी, लेक्चर 1 है क्रैश कोर्स का, यानी कि सिविक्स का क्रैश कोर्स का लेक्चर 1 है। जो गलती कुछ तो नहीं लीजिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं क्रैश कोर्स को, लेक्चर 1 है राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है, इस वीडियो में, इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ने का प्रयास करें। तो जुटेगा कैसे भाई? जब शेयर कीजिएगा तभी तो जुटेगा। शेयर कीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन के घंटी के निशान पर क्लिक कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ठीक है, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, इस वीडियो को। लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने जा रहे हैं क्रैश कोर्स का पॉलिटिकल साइंस का। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें। बोला गया है किन्हीं दो प्रावधान का जिक्र करना है, किन्हीं दो प्रावधान के बारे में बताना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, यानी जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है उसके दो प्रावधान को बताएंगे। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करते हुए पहला कारण भाते हैं कि, यानी पहला कारण यह है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए किन दो कारण का प्रावधान यह है कि, यानी कि पहला कारण यह है, पहला प्रावधान यह है कि भारत कोई अपना धर्म नहीं है। भारत जो है इसका कोई अपना धर्म बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एवं दूसरा कारण यह बताता है कि देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है, यानी कि इस देश में, भारत में कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानकर आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, कोई यहाँ मनाही नहीं है। किसी का मन है तो इस्लाम धर्म को कबूल कर रहा है, कोई हिंदू धर्म मान रहा है, कोई क्या मान रहा है, कोई क्या मान रहा है, इसमें कोई मनाही नहीं है इस देश में, ठीक है। तो आशा करते हैं इस पॉइंट को समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका और भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। बोला कि श्रीलंका और भारत में जो सामाजिक विभाजन है उसका आधार क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, ठीक है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। बोला कि श्रीलंका जो है श्रीलंका में जो विभाजन है वो क्या है, सामाजिक विभाजन जो है भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर हुआ है। भाषा के आधार पर भी हुआ है और क्षेत्र के आधार पर भी हुआ है। जबकि भारत में सामाजिक विभाजन कई रूपों में है। हमारे भारत में जो विभाजन है सामाजिक का वो कई रूपों में है। पहला रूप क्या है, भाषा के आधार पर भी बांटा गया, इसको क्षेत्र के आधार पर बांटा गया, संस्कृति के आधार पर बांटा गया, धर्म के आधार पर बांटा गया, और जाति अर्थात लिंग, जाति और लिंग के आधार पर भी बांटा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में सामाजिक विभाजन है, यानी क्या हम कह सकते हैं कि भारत में जो विभाजन है वो सामाजिक विभाजन है। क्लियर है, समाज के आधार पर बांटा गया है। क्लियर यहां तक है? आशा करता आप लोग को यहां तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट देर नहीं कीजिए। नीति क्या है, और देखिए कब कब पूछा गया, ध्यान दीजिए। नीति क्या है ना। भाषा नीति के बारे में यह कहा गया है, मतलब भाषा नीति के बारे में यह कहा गया है, यानी क्वेश्चन बोला है भाषा नीति क्या है। भाषा नीति के बारे में यह कहा गया, यह बोला गया, यह बताया गया है कि भारत की वास्तव में एक
विविधतापूर्ण देश है। क्या बोला गया है कि भारत जो है वास्तव में एक विविधतापूर्ण देश है, जहां 114 से अधिक प्रमुख भाषाएं का प्रयोग होता है। यानी कि प्रमुख मेन रूप से जो इंपोर्टेंट भाषा है, लगभग 114 भाषा से अधिक का भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जो इंपोर्टेंट भाषा है, भाषा बहुत सारा है, ठीक है। इनमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए, कि सभी को इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी भाषाएं विरासत को समृद्ध बनाते हैं। बोला कि ये सब जो है हमारी भाषाएं विरासत को समृद्ध अर्थात मजबूत बनाने का काम करती है, तथा उन्हें एक साथ विकसित होने में मदद करते हैं। भाषा की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सॉरी, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। यानी भारत जो देश है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? वो हिंदी है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? समझिएगा, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करना चाहिए। देखो, मतलब सत्ता में साझेदारी का अर्थ यह होता है, क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ शासन में समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी कि शासन जो हो रहा है, उस शासन में सभी को समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी को समान प्रतिनिधित्व, सभी को समान नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बोला गया है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र का मतलब होता है राजा के अनुसार शासन होता है। हमारे देश में क्या है, हम खुद राजा बनते हैं, हम खुद शासक बनते हैं और खुद राज्य करते हैं। इसको बोलते हैं लोकतंत्र। यानी किसी लोग को चुनते हैं, वो लोकतंत्र का लाया, जिनमें सांस्कृतिक तथा भाषा के भेदभाव के बिना, मतलब भाषा के भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। देखो क्या बोला गया है कि जिसमें, बोला कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है? साझेदारी है, जिसमें साझेदारी, किसमें? साझेदारी में सांस्कृतिक तथा भाषा के भेदभाव, सांस्कृतिक और भाषा के भेदभाव के आधार पर सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो इस वीडियो को सभी लोग एक बार जोर लगाकर शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लैंगिक असमानता क्या है? तो लैंगिक असमानता का मतलब समझ ही गया होगा। लैंगिक असमानता का मतलब होता है लिंग के आधार पर समानता। ठीक है, लिंग के आधार पर असमानता। लिंग बुझते हो? लिंग बुझ गया होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जननी अथवा मर्द, बुझा होगा ना? अब तो बुझ गया होगा, जननी अथवा मर्द, स्त्री और पुरुष, है ना? तो इस पर लिंग के आधार पर भेदभाव करना, ये असमानता क्या है? लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव लैंगिक असमानता कहलाता है। समझो, लिंग के आधार पर जो किए जाने वाला भेदभाव है उसको क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता कहते हैं। बात समझा? लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। लिंग का अर्थ क्या होता है? जननी अथवा मर्द से है। ठीक है, क्या आप लोग देहात के इसलिए बोल रहे इस चीज को समझते होंगे। स्त्री एवं पुरुष से है ना? पुरुष अर्थात महिला से है। ठीक है, आज वर्तमान समय में लड़कों के अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। सही बात है भाई, क्योंकि अभी के समय में लड़कों को ज्यादा लाड प्यार दुलार दिया जा रहा है उसका माता पिता के अनुसार। उसका माँ अपने बेटे को कोटा भेज दे रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन बेटी को अपने सरकारी स्कूल का नसीब नहीं होने देता है। ऐसा होता है ना? होता है। तो उस बेटी को सरकारी स्कूल में, बेटा को कोटा में पढ़ा रहा है। क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना?
जैसे खान पान हो गया, शिक्षा संस्थान हो गया, लालन पोषण हो गया। सही बात है, पालन पोषण हो गया। खान पान में भेदभाव होता है, बेटा को चाउमीन बर्गर पिज्जा खिला रहा है ना, 1 किलो को दूध पिला रहा है, लेकिन बेटी को सुखल सतुआ मिल रहा है। और शिक्षा संस्थान मतलब शिक्षा बतेबे किए, बेटा को कोटा में, बेटी को सरकारी स्कूल में। और लालन पालन, पालन पोषण में भी कमजोरी होता है। क्लियर यहाँ तक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्म निरपेक्ष का राज्य का मतलब यह होता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य से यह तात्पर्य है कि जो राज्य किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, बोला गया है धर्म निरपेक्ष, माने धर्म को, किसी एक धर्म को मानने वाला राज्य नहीं है, वो किसी एक धर्म को मानने वाला राज्य नहीं है। सुनो, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से यह तात्पर्य है कि जो किसी विशेष राज्य, जो राज्य किसी विशेष धर्म को, किसको, धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, यानी ये कभी नहीं कहता है कि हमारे देश के धर्म यही है, हमारे राज्य के धर्म यही है। किसी धर्म, एक धर्म के बारे में बोला नहीं जाता है, सभी धर्म की मान्यता होता है। इसको क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। एवं सभी धर्म के साथ एक समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब कोई राज्य, मान लीजिए बिहार है, क्या बिहार में एक ही धर्म वाले लोग रहते हैं क्या? नहीं, अलग अलग धर्म वाले भी लोग रहते हैं। चल जाओ गुजरात, वहां भी अलग अलग धर्म वाले लोग रहते हैं। क्या सबका समान अधिकार है, समान सब चीज है? ऐसा थोड़ा ना है कि जो अलग धर्म का उसको अलग मान्यता दिया है, किसी अलग धर्म का अलग मान्यता दिया, ऐसा नहीं है। सभी धर्म वाले को मान्यता समान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? अर्थात समाज के विभाजन से आप क्या समझते हैं? समाज का विभाजन कितने तरह से किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, इसके बारे में जानना है। समाज का विभाजन जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गत व्यवहार करना होता है। देखो, समझना है कि सामाजिक का जो विभाजन हुआ है कैसे हुआ है? जाति के आधार पर हुआ है कि भाई तुम फलना जाति को हो, तुमको ऐसे चलना पड़ेगा। आप नीचे कास्ट को हो, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। बहुत सारा भेदभाव अपना जाता है। धर्म के आधार पर भी होता है, रंग के आधार पर, भाई तुम गोर हो तुम अलग रहो, तुम कार है तुम अलग रहो, गोर वाले एक साथ, कार वाले एक साथ, है ना, गोरा कारा बोलते हो ना। क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव होता है, विभाजन होता है। आदि आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना होता है। आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं, यानी आपस में जो संघर्ष, झगड़ा, लड़ाई होता है, इसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक विभाजन कहते हैं। अर्थात हमारे बिहार राज्य से झारखंड राज्य अलग हो गया 2000 ईस्वी को। उन्होंने क्या किया? संघर्ष किए। हम झारखंड राज्य क्या थे? हमारे पड़ोसी, हमारे एक सदस्य था, है ना। झारखंड राज्य बिहार का एक सदस्य था, एक इसी में रहने वाले लोग थे झारखंड वाले लोग। तो उन्होंने क्या किया? झगड़ा किए, झगड़ा करके और करने के बाद में मैंने बिहार से झारखंड को अलग कर लिया 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या हुआ? आपसी सामाजिक विभाजन हुआ। क्या हुआ? आपसी सामाजिक विभाजन हुआ। किस आधार पर? संघर्ष के आधार पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सांप्रदायिकतावाद क्या है? सांप्रदायिकतावाद क्या है? समझिए, सांप्रदायिकतावाद एक ऐसी मनोभावना है। सांप्रदायिकता जो है एक ऐसी मनोभावना है, मन की भावना है, जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। मतलब समझिए, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि सांप्रदायिकता मानने वाले लोग वैसे होते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए, जो अपने देश के लिए, जो अपने गुरु के लिए, जो अपने सर जी के लिए, अगर उनके बारे में कोई कुछ गलत बोल दे तो तुरंत फट से एक्शन ले लेता है, फट से उसके साथ झगड़ने को तैयार था, जान देने के लिए तैयार होता है कि तुम हम इसके बारे में क्यों बोले हो, बोलने वाले कौन होते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है।
जो लोकतंत्र का एक अवगुण है। बोला कि बहुत धर्म है, ऐसा है, यानी इंडिया में ही ऐसा धर्म है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए, ऊंचा करने के लिए दूसरे धर्म को अवहेलना कर रहा है, दूसरे धर्म का अवहेलना कर रहा है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र का एक क्या है, एक अवगुण है। जो क्या है, लोकतंत्र का एक अवगुण है। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक ये वीडियो का क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड लग जाते हैं। उसके बाद में आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए वो फटाफट लाइक ठोक दीजिए, ठीक है, देरी नहीं कीजिए। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची क्या है? सुनिए, वैसी सूची जिसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों के द्वारा कानून बनाया जाता है। बोला गया संघ सूची एक वैसा सूची है जिसमें संघ और राज्य सरकार, संघ एवं राज्य सरकार दोनों सरकारों के द्वारा कानून बनाया जाता है। संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के सरकार इसमें कानून बनाते हैं, इसमें कानून, समवर्ती सूची में कानून बनाया जाता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। बोला गया है कि जिस सूची में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। वर्तमान समय में 52 विषय है। मतलब बोला गया है कि समवर्ती सूची में कुल कितना विषय है? 52 विषय है। जैसे शिक्षा, जनसंख्या एवं वन्य जीव इत्यादि, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बाबू, सांप्रदायिकता सद्भाव होगा, ठीक है। सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? बोला गया है सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकेंगे? देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग समाज को जागरूक करेंगे। क्या करेंगे हम? यानी सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? समाज को जागरूक करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। सभी धर्म तो समान है, यानी जितना भी धर्म इस इंडिया में या पूरा विश्व में है, सभी धर्म समान है, सबका वैल्यू समान है, अपने अपने जगह सब समान है, लेकिन उसके लोग मानने वाले लोग अलग अलग हैं, अलग अलग भेदभाव करते हैं। ठीक है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ये नहीं कि किसी धर्म का बुराई करो, किसी धर्म का आदर करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी धर्म का समान आदर करना चाहिए। हम सभी लोगों को यह समझना है कि हम सभी भारतवासी हैं। बोला क्या है? हम सभी लोगों को यह समझना है, हम सबको यह समझना है कि हम एक भारतवासी हैं। कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन सिर्फ एक चीज समझना चाहिए कि हम भारत की वासी हैं, भारत का निवासी हैं। बस यही ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ सभी संप्रदाय समान को समान अधिकार दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो है, इस देश में जो है, इस कंट्री में जो है, सभी धर्म वाले को, सभी संप्रदाय वाले को समान अधिकार दिया गया है, किसी को अलग अलग अधिकार दिया गया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखो, भावी समाज, मतलब भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य के बारे में एक टिप्पणी लिखना है। कैसा? संक्षिप्त में। संक्षिप्त का मतलब छोटा सा एक टिप्पणी लिखना है। भावी समाज में लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेवारी और उद्देश्य के बारे में यह बताया गया है कि भावी समाज लोकतंत्र की पहले जिम्मेवारी लोगों को लोकतंत्र के प्रति विश्वास बनाना है। कहने का मतलब यह हुआ, भावी समाज में
लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेवारी का उद्देश्य यह है, क्या है कि इसके बारे में यह बताया गया है, क्या बताया गया है कि भावी समाज लोकतंत्र की पहली जिम्मेवारी, यानी लोकतंत्र की क्या एक पहली जिम्मेवारी है, और क्या है, लोगों को लोकतंत्र के प्रति विश्वासी बनाना है, यानी लोकतंत्र के प्रति सभी लोग को विश्वास दिलाना है, विश्वासी बनाना है कि लोकतंत्र भी एक है, एक चीज है, एक शब्द है, एक मायने है। लोकतंत्र का मतलब होता है हम किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे, वोट देकर चुनेंगे, उसको राजा बनाएंगे, उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, है ना, मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही हमारे पर राज करेंगे। जनता का द्वारा चुना गया आदमी जनते पर ही राज करता है, ठीक है, इसको लोकतंत्र बोलते हैं। लोगों को यह महसूस करना है कि प्रजातंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है। प्रजातंत्र लोकतंत्र हो यहाँ पे, यानी कि उसको ये दिलाना है कि लोकतंत्र जो है एक बेहतर शासन व्यवस्था है, क्योंकि प्रजातंत्र हाँ सॉरी ठीक है, प्रजातंत्र था लोकतंत्र ही होता है, ठीक है, राजतंत्र अलग होता है, प्रजातंत्र को लोकतंत्र ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रजातंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, बिल्कुल शासन व्यवस्था अच्छा है ये, क्योंकि हम खुद जिसको चाहेंगे उसको हम चुनेंगे सरकार। अब पहले के जमाने में क्या था, एक राजा बन गया, उसका बेटा बनेगा राजा, उसका पोता बनेगा राजा, गलती भी कर रहा उसको सहना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा अभी नहीं है। अगर एक व्यक्ति अगर गलत किया तो उस पर हम एक्शन लेकर उसको हटा भी सकते हैं अगला चुनाव में, ठीक है, यानी इसमें सबों को बहुत लाभ मिलता है, यानी कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सभी को बहुत सारा लाभ मिलता है और देखने को मिलता भी है लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पॉइंट है, पैराग्राफ चेंज है। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेवारी सबों को एक समान न्याय प्रदान करता है। बोला गया है लोकतंत्र क्या करता है, सभी को एक समान न्याय प्रदान करता है, ताकि लोगों को यह पता चले कि लोकतंत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है, ताकि लोग को यह पता चले कि लोकतंत्र में भेदभाव किया ही नहीं जाता है, बल्कि सबों को एक समान न्याय दिया जाता है। बोला गया है बल्कि सबों को एक समान न्याय दिया जाता है। किसमें भाई, लोकतंत्र में। किसमें, लोकतंत्र में सभी को एक समान न्याय दिया जाता है, तथा लोकतंत्र की एक प्रमुख जिम्मेवारी और उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र लोगों को जागरूक कर राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। बोला गया है कि इसका एक प्रमुख जिम्मेवारी और उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र लोगों को जागरूक कर, लोकतंत्र जो है लोग को इतना जागरूक कर दिया है कि राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरित कर देता है कि आप भी लोकतंत्र में भाग लीजिए, आप भी चुनाव लड़िए, आप भी राजा बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के राजनीति में भाग लेने से ही लोकतंत्र का सर्वांगीण विकास होगा। अगर लोकतंत्र में भाग ही नहीं लेगा, चुनाव लड़ेगा ही नहीं, तो लोकतंत्र का विकास कहां से होगा। मान लिया जाए कोई पार्टी जीत गया और उस पार्टी में अगर उसका विरोधी पार्टी अगर नहीं होगा तो समाज का विकास ही नहीं होगा, अपना मनमानी करना चालू कर देगा, ठीक है, इसलिए उसका विरोधी पार्टी होता है तो अगर मनमानी करना चाहता भी है तो मनमानी कर नहीं पाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन डाल देता है कि भाई तुम मनमानी नहीं कर सकते हो, तुम नीति न्याय के साथ काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर, लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है, अर्थात लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है, समझिएगा। इसको हम समझा चुके हैं। लैंगिक का मतलब तो लिंग, लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहा जाता है। लग गया है कि लिंग के आधार पर, स्त्री एवं पुरुष के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, बेटा और बेटी के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से होता है। आज वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जाता है, जा रहा है, जिसमें खान पान के शिक्षा संस्थान, लालन पालन के लिए भी उसको भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, ये जो क्वेश्चन आया था पीछे, क्वेश्चन आया था, धर्म निरपेक्ष राज्य से यह तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ आया, पीछे आया था,
धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? माने कोई राज का कोई एक धर्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए, होगा राज की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, मतलब राज की दृष्टि में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए उपासना करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होगा। देखो, नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार, कोई नागरिक है उसको अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानना, किसी भी धर्म को वो मान सकता है, उपासना करना, उपासना कर सकता है, भूखा रह सकता है, पर्व कर सकता है, त्योहार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट फटाफट लाइक ठोक दीजिए, खटाखट मार दीजिए। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है? बोला गया है सांप्रदायिकता जो है लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। कैसे खतरा है समझिए। सम 1/2024 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में, सांप्रदायिकता से लोकतंत्र को विभिन्न प्रकार से खतरा पहुंचाता है। नंबर 1, अनेक धार्मिक समुदाय अपनी अपनी प्रमुखता रखना चाहते हैं। सांप्रदायिकता में, लोकतंत्र में सब अपनी अपने धर्म वाले लोग अपनी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी अपनी प्रमुख बातों को रखना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 2 में क्या है? संप्रदाय के आधार पर राजनीति में लोग गोलबंदी करने लगते हैं। मतलब संप्रदाय के आधार पर, ठीक है, राजनीति में लोग क्या करते? गोलबंदी करने लगते हैं। मतलब एक समाज वाले लोग एक साथ होने लगता है, गोल होने लगता है, मतलब कि एक साथ मिल जाता है, एक धर्म वाले लोग एक साथ मिल जाता है और मिलकर उस समाज को आगे करता है। नंबर 3 क्या है? संप्रदाय के आधार पर लोग राजनीति में हिस्सा, दंगा एवं नरसंहार करवाने लगते हैं। संप्रदाय में क्या करते हैं? राजनीतिक हिंसा करने लगता है कि भाई हमारा जाति ये है, उसको वोट देना, हम आरजेडी के पार्टी आरजेडी को वोट देना, नहीं देगा तुमको मार देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, नरसंहार करना शुरू कर देता है, ठीक है। उपयुक्त विवरणों से अर्थात उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रदायवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और आज लघुत्तरीय का सेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी समय इसी टाइम द्विगुत्तरीय क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।